राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आप देखते हैं लगातार जो है तो चुनावी तर्क वितर्क, जहाँ पर हम जो है तो चुनावी समीकरण, यहाँ पर चुनाव लड़ने का, और जो अभी तक यहाँ पर अनूपपुर विधानसभा और जो हो चाहे अनूपपुर जिले के तीनों विधानसभा जिसमें कोतमा, पुष्पराजगढ़ और अनूपपुर, तीनों विधानसभाओं को लेकर के जो है तो एक राजनीतिक समीकरण, और राजनीतिक समीकरण के साथ जो आज चुनाव का जो माहौल है, तो उनमें जहाँ पर रिपोर्ट कार्ड देने की आवश्यकता थी कि इससे पहले जितने भी विधायक रहे 3 पंचवर्षीय कार्यकाल के हों या जो भी रहें, और जो आज वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको लेकर के कहीं ना कहीं पर एक प्रश्न तो खड़ा होता है कि क्या इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा, और इतने वर्षों में आखिर क्षेत्रों में जो है तो किस तरह के विकास कार्य हुए। तो आज थोड़ी सी समीक्षा करते हैं। यहाँ पर आज हमारे साथ राम भैया जी हैं, जो कि सर्वोच्च सत्ता अखबार से एक जुड़े हुए हैं और लगभग पत्रकारिता क्षेत्र में एक बेहतर नाम। राम भैया, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सबसे पहले तो इस चुनाव को जी जो 2023 का जो चुनाव हो रहा है, तो इसके परिणाम के बारे में तो मैं नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन जो वास्तविक की स्थितियाँ हैं क्षेत्रों की, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या तर्क रखना चाहेंगे? देखिए, जो इस बार का 2023 का चुनाव है, यह भोपाल में जो तस्वीर है, सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस के बीच में सत्ता की यह अंतिम लड़ाई कही जा सकती है, और दोनों पार्टियों ने करो या मरो का नारा देकर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारा है। अगर हम प्रॉपर अनूपपुर की बात करें तो अनूपपुर जिले में 3 विधानसभा है, जिसमें अनूपपुर और पुष्पराजगढ़, जो कि आदिवासी भाइयों के लिए सुरक्षित है। कोतमा एक सामान्य विधानसभा सीट है, और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतार तो दिया है, लेकिन अभी भी किसी भी विधानसभा में आम जनता का कोई रुझान सामने नहीं आ रहा है। अगर यह कहा जाए कि अनूपपुर जिले की आम जनता जो मतदाता है, वह अभी एकदम साइलेंट मोड में है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि जनता के सामने वही चेहरे हैं। अगर यह कहा जाए कि भाजपा और कांग्रेस ने शराब की खाली बोतल में नई शराब भर के पेश कर दी है, तो गलत नहीं है। अगर हम कोतमा में आए तो कोतमा में भाजपा ने दिलीप जायसवाल को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने सुनील सराफ को। दिलीप जायसवाल 8 से 13 तक विधायक रह चुके हैं, और सुनील सराफ वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। जनता दोनों प्रत्याशियों के कार्यों को देख चुकी है, और वह दोनों प्रत्याशियों से ऊबी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा प्रत्याशी दिलीप जायसवाल के लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, वही कहानी सुनील सराफ को है। यह भी कहा जा सकता है, बहुत सारे हम अपने अखबार के लिए जब फील्ड में उतर कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं चुनाव को लेके, तो बहुत सारे मतदाता कहते हैं कि एक तरफ सांपनाथ, दूसरी तरफ नाकनाथ, हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं, इसका निर्णय अभी जनता नहीं कर पा रही है। इसके बाद अगर हम अनूपपुर विधानसभा पे नजर दौड़ाएं तो अनूपपुर में बिसाहू लाल भाजपा प्रत्याशी हैं, तो रमेश सिंह राजनीति में भले ही एक नए चेहरे हैं, लेकिन साल भर पहले जिला पंचायत के चुनाव में उनकी धर्मपत्नी को सदस्य के रूप में जनता ने भेजा था, और लगभग साल भर हो चुका उनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि उनकी धर्मपत्नी भी जनप्रतिनिधि हैं। तो जनता अगर दोनों के विकास कार्यों का आकलन करे तो दोनों को केवल 0 ही अंक दिया जा सकता है। अगर हम पुष्पराजगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने अपने 2 बार के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को पे विश्वास जताया है, तो भाजपा ने विधानसभा के लिए तो एक नए चेहरे को मैदान में उतारा है, लेकिन वो नया चेहरा भी इसके पहले पुष्पराजगढ़ की राजनीति में जनपद पंचायत अध्यक्ष रह चुका है और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका है। तो उनका भी विकास कार्यों का हो या जनता के हितों के मुद्दे को लेके है, तो एक रिपोर्ट कार्ड उनका भी बनता है जनता के बीच में। तो स्थिति ये है वर्तमान में पूरे जिले की तीनों विधानसभा में कि यहाँ पे जो भी प्रत्याशी हैं उनको राजनीति के लिए नया चेहरा नहीं कहा जा सकता,
और सबकी अपनी एक अलग अलग कहानी है। अभी एक जो उथल पुथल का जो दौर चल रहा है, आपको लगता हो, आप भी देख रहे होंगे कि आज राजनीति का जो वर्गीकरण है, यहाँ पर देखते हैं कि भाजपा से उठे तो लोग कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से उठे तो भाजपा में। तो ये जो अंतराल है, इससे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, यह तय है कि राजनीति का स्तर, या ये कहा जाए कि राजनीति का नैतिकता, नेताओं में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। स्वार्थ परकता का बोलबाला है। अपने स्वार्थ सिद्ध न होने के कारण पाला बदला जाता है। अब यहाँ पे केवल भाजपा और कांग्रेस है, कोई तीसरा विकल्प इतनी मजबूती के साथ नहीं है। नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, नेताओं की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। हर आदमी विधायक बनना चाहता है, हर आदमी सांसद बनना चाहता है। विकल्प केवल भाजपा और कांग्रेस है, विकल्प का भी अभाव है। तो कभी भाजपा कभी कांग्रेस में ये जो पाला बदलते हैं लोग, इनका नैतिक स्तर गिर चुका है। और यह भी कहा जा सकता है कि यह स्वच्छ राजनीति का परिचय नहीं है। तो जैसे अब जनता की बात आती है, तो इस चुनाव को लेकर के जो है, तो जैसे आपने कहा कि विकल्प नहीं समझ में आ रहा है, जनता खुद उसमें है, असमंजस में है। तो जो 17 तारीख को मतदान होना है और इसके बीच का जो एक गैप है, तो क्या समीकरण जा सकता है आपका जो अनुभव होगा उसके अनुसार? देखिए, क्या है कि अभी आज जो है चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा, और राजनीति या चुनाव में कहा भी जा सकता है कि चुनाव चिन्ह के आवंटन के बाद ही प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं चुनावी मैदान में। अगर हम एक एक विधानसभा पे आए, तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं गणित उलझी हुई है तो वो है कोतमा विधानसभा की। कोतमा विधानसभा में भाजपा के अंदर बगावत और भीतरघात का उतना ही शोर है जितना कांग्रेस के अंदर है। हाँ, यह दीगर बात है कि भाजपा की बगावत और भीतरघात दिखती नहीं है, और कांग्रेस में अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए उसके कार्यकर्ता और नेता सड़क पे उतर के बगावत और भीतरघात करते हैं। कोतमा विधानसभा में अगर वर्तमान में देखा जाए तो चुनावी समीकरण करीब G23 के ऊपर निर्भर है। अब G23 क्या करती है? G23 के नेता एकजुट रह पाते हैं। जैसी खबर निकल के आ रही है कि हो सकता है 1-2 दिन के अंदर G23 में भी बहुत बड़ा बिखराव हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जो कांग्रेस विधायक हैं वह भी कई नेताओं को ऑफर कर रहे हैं, बोलियां लग रही हैं। तो अभी तो 4-5 दिन तक बोली लगेगी खरीदने की, लोग तैयार हैं बिकने को। तो जब तक ये स्थिरता नहीं आ जाएगी कोतमा विधानसभा में, ये स्थिरता लगभग मान के चलिए आप कि 7 या 8 तारीख तक, अभी एक हफ्ते बाद राजनीतिक स्थिरता आएगी। उसके बाद यह आकलन होगा कि कौन किसके साथ है और किस पार्टी का पलड़ा भारी है। अगर हम अनूपपुर की विधानसभा की बात करें तो अनूपपुर विधानसभा में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है। उपचुनाव के प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। यह वही विश्वनाथ सिंह हैं जो उपचुनाव में बिसाहू लाल को कड़ी टक्कर दिए थे। अब वह इनके साथ चले गए, तो इससे क्या होगा ये अभी आकलन नहीं किया जा सकता है। विश्वनाथ सिंह का जो वोट था वो शुद्ध कांग्रेसी था। कांग्रेस के बचे खुचे जितने लोग थे उन्होंने विश्वनाथ सिंह को वोट किया था। अब उस वोट में विश्वनाथ सिंह का अपना व्यक्तिगत वोट कितना है, इसका आकलन अभी नहीं हो पा रहा है। जैसे ही ये आकलन होकर तस्वीर साफ होगी, अच्छा, विश्वनाथ सिंह के जाने के बाद भाजपा अनूपपुर में भी बहुत बड़ा अंतर्द्वंद है। आयातित भाजपाई और मूल भाजपाई को लेकर जो यहाँ पे एक अंदर बंद कमरे में बहस चल रही है। संगठन के मूल कार्यकर्ता नाराज होकर चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहे हैं। भाजपा कार्यालय के सामने ही
वरिष्ठ भाजपा नेता जिले और मंडल के पदाधिकारी रहे उमेश पटेल ने भाजपा प्रत्याशी के विरोध में मुर्दाबाद का नारा लगाया सैकड़ों समर्थकों के साथ आकर। तो ये जो खुली बगावत है, अगर यह कहा जाए कि यह बगावत कहाँ तक जाएगी, अभी 2-3 दिन के अंदर जैसे भोपाल से निकल के खबरें आ रही हैं, कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, भाजपा से बीडी शर्मा और शिवराज एक विधानसभा पे अपने नाराज लोगों को मनाने के लिए डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं। तो ये तस्वीर साफ होने के बाद ही यह कहा जा सकता है कि कोई चुनावी समीकरण साफ हो पाएगा और इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन पार्टी किस पे भारी है। अगर हम पुष्पराजगढ़ विधानसभा की बात करें तो पुष्पराजगढ़ विधानसभा की जो तस्वीर है, एक तो वहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, दूसरा वहाँ पे जंगल और पहाड़, या यह कहा जाए कि पहाड़ों के बीच में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग, बैगा समाज के लोग, जो 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन उनकी जो आज की जीवन शैली है वो आज भी बताती है कि विकास की किरणें उनके बस्तियों तक, उनके घरों तक नहीं पहुंच पाई हैं। इसके लिए कभी भाजपा का प्रतिनिधि कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराता है, तो कभी कांग्रेस का प्रतिनिधि भाजपा को जिम्मेदार ठहराकर अपने कर्तव्य को पूरा कर लेता है। यह वही पुष्पराजगढ़ विधानसभा है जहां पर पहली बार 1972 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में स्वर्गीय दलवीर सिंह जी ने चुनाव जीता था, और उन्हीं के परिवार से नर्मदा सिंह इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। तो इससे भी चुनावी समीकरण में उलटफेर होने की संभावना दिख रही है। भाजपा से भी भाजपा के पूर्व प्रत्याशी बाबूलाल सिंह मार्को, वह भी बगावत का बिगुल बजाए हुए थे, लेकिन बुधवार को जब शिवराज सिंह चौहान ने लीला टोला में सभा की तो बाबूलाल सिंह मार्को ने अपना पर्चा वापस करने की घोषणा करके भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दे दिया। तो ये जो तस्वीर उलझ रही है, आज पल पल की बदलती जो तस्वीर है जिले की तीनों विधानसभा की, अभी ये तय नहीं है कि कौन भाजपाई कब किसके साथ खड़ा हो जाएगा। अभी ये भी संभावना है कि भाजपा के कुछ बड़े चेहरे पाला बदल सकते हैं, तो कांग्रेस के भी कुछ बड़े चेहरे, देखिए जो जिला स्तर के नेता थे या जो जिला पदाधिकारी थे जिनका प्रभाव विधानसभा में ज़्यादा रहता था, उनकी तस्वीर साफ हो चुकी है, वो खुल के हैं। लेकिन अब जो बदलाव नजर आएगा वो नीचे जमीन स्तर के नेताओं में दिखेगा, जो बूथ को प्रभावित करते हैं, जो अपने सेक्टर को प्रभावित करते हैं, जो मंडल को प्रभावित करते हैं, उनके अंदर बदलाव की अभी बयार बहने वाली है। और ये बयार भी लगभग 7 या 8 नवंबर तक चलती ही रहेगी। उसके बाद जो तस्वीर बनेगी, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि इस विधानसभा में इनका पलड़ा भारी है या उस विधानसभा में वो जीत रहे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे आज मंच पे भाषण दिए जा रहे हैं, लोगों ने हाथों में माइक तो पकड़ लिए, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इन्हें जो है तो अपने रिपोर्ट कार्ड जो है तो शो करने थे जनता के सामने? जहाँ पर वादे किए जाते हैं तो कम से कम भाई जो इन्होंने अभी तक किया उसका रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए जनता के सामने। देखिए, मैं राजकुमार भाई एक बात बहुत स्पष्ट बोल दूं कि अनूपपुर जिला या अनूपपुर के तीनों विधानसभा में जो आम मतदाता हैं वो लगभग प्रभावशाली आदिवासी समाज के लोग हैं। यहाँ पे जो पढ़े लिखे मतदाता हैं, या तो वो बाहर से आके यहाँ पे नौकरी करने आए थे या कोई शिक्षक बनने आया था। जैसे अनूपपुर है, अनूपपुर में जो भी शहरी मतदाता हैं, पशान नगर पालिका को ले लीजिए तो यूपी और बिहार के लोग हैं। अनूपपुर शहर को ले लीजिए तो यहाँ पे जिला मुख्यालय बनने के बाद विभिन्न कार्यालयों में जो नौकरी करने वाले लोग आए वो हैं, या तो बहुत पहले जब यहाँ पे शिक्षा का आधुनिकीकरण हुआ, रीवा, सीधी, इलाहाबाद से अध्यापक बन के लोग आए, आज वो यहाँ पे मकान बना के रहने लगे।
तो ये जो लोग हैं इनके बीच में एक चीज की एक और है, हमें विधायक बनना नहीं है। जैसे अनूपपुर को ही देख लीजिए, अनूपपुर का सामान्य वर्ग या पढ़ा लिखा वर्ग ये सोचता है कि मुझे विधायक नहीं बनना है, मुझे राजनीति नहीं करनी है। तो यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड का चलन नहीं है। यहाँ पे जनता के बीच में प्रत्याशी अपने द्वारा किए गए उपलब्धियों को गिनाकर वोट मांगने की परंपरा नहीं है। एक अलग तरह का माहौल है। यहाँ पर हर प्रत्याशी केवल अपने समाज के बीच में दारू और मुर्गा बांट के चुनाव जीतता आया है, और वो आज भी यही चाहता है कि रिपोर्ट कार्ड का जनता देखती नहीं। और सच है कि आदिवासी समाज किसी भी प्रत्याशी का रिपोर्ट कार्ड जानने की कोशिश नहीं करता। उसे बस एक चीज़ से मतलब रहता है कि कौन हमारे समाज का है, कौन हमारे दुख सुख में हमारे घर आता है, बस वो यही जानना चाहती है। अगर हम पुष्पराजगढ़ विधानसभा में बढ़ें तो पुष्पराजगढ़ विधानसभा का 1900 जब से पुष्पराजगढ़ विधानसभा में चुनाव शुरू हुआ तब से आज तक 2 बार से ज़्यादा पुष्पराजगढ़ की जनता ने किसी को मौका नहीं दिया। स्थानीय कांग्रेस के विधायक जो इस समय भी विधायक हैं फुंदेलाल सिंह मार्को जी, उनका भी 10 साल हो चुका है। अब वहीं गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी या निर्दलीय नर्मदा सिंह जी यह भी कह रहे हैं कि जनता चिल्ला रही हो गया 10 अब करो बस। तो उनका भी अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। वो भी अभी तक जनता के सामने ये रखने में असफल रहे कि मैंने 10 सालों में क्या किया। और न ही इन लोगों के यहाँ एक चलन है यहाँ के प्रत्याशियों में कि वह मीडिया के सामने आकर भी यह बताएं कि मैंने 10 साल में क्या किया। केवल ये इसी बेल्ट में या यह कहा जाए कि यह शहडोल संभाग में ही संभव है कि यहाँ की मीडिया भी नहीं जानना चाहती है। मीडिया भी जनता को ये आईना नहीं दिखाती है कि हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या किया। आप इंदौर चले जाइए, जबलपुर चले जाइए, भोपाल चले जाइए, ग्वालियर चले जाइए, तो वहाँ मीडिया सबसे पहले प्रत्याशियों का रिपोर्ट कार्ड ही रखती है। लेकिन अनूपपुर की मीडिया भी अपने कर्तव्य से कहीं न कहीं विमुख होकर, चूंकि चलन में नहीं है, स्वभाव में नहीं है, जब यहाँ के प्रत्याशियों के स्वभाव में नहीं है, यहाँ की जनता भी प्रत्याशियों से रिपोर्ट कार्ड नहीं पूछना चाहती है, तो जनता के मूड को देखते हुए यहाँ के पत्रकार बंधु भाई भी जनता के सामने प्रत्याशियों का रिपोर्ट कार्ड नहीं रखना चाहते हैं। जबकि यह रिपोर्ट कार्ड सबसे जरूरी है कि जनता भी जाने कि हमारे प्रत्याशियों ने 5 साल में क्या किया, हमारे लिए क्या किया। अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं ये लोग। सपोज कीजिए, आप एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। पुष्पराजगढ़ के विधायक वर्तमान में जो कांग्रेस के हैं, 10 साल से विधायक हैं, उनके समर्थक नारा लगाते हैं कोदो कुटकी खाएंगे, फुंदेलाल को जिताएंगे। जब आपको जनता को कोदो कुटकी ही खिलाना है तो आपको एक चीज और बोलनी चाहिए थी, हम पेट्रोल पंप नहीं खोलेंगे, साइकिल ही चलाएंगे। आप चलते हैं 4 पहिया वाहन से, आपके घर में कोदो कुटकी बनता नहीं, तो केवल आदिवासी समाज की भावनाओं को जगाने के लिए, क्योंकि कोदो कुटकी से सीधे सीधे आदिवासी समाज जुड़ा है, और आज उस क्षेत्र का आदिवासी समाज भी कोदो कुटकी की खेती नहीं करना चाहता है, क्योंकि कोदो कुटकी वो अपने खाने के लिए तो खेत में बो लेता है। जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक खुला, उस विश्वविद्यालय ने कोदो और कुटकी को मार्जिनाइज करके मार्केट में उतारा। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने कोदो कुटकी पैदा कर लिया और ले जाके विश्वविद्यालय में दे दिया, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि बाहर की जो जनता है वो बीमारी में खाती है। कोदो कुटकी आज के युग में वर्तमान में केवल शुगर की बीमारी में खाया जाता है, और यह नहीं समझ में आता है कि यह नारा क्यों लगाया जा रहा है। जबकि सच यही है, यह नारा 16वीं सदी का है।
कोदो कुटकी उस समय खेतों में बोया जाता था जब आप ये जान लीजिए कि खेतों तक पानी की व्यवस्था नहीं थी। आज भी कोदो कुटकी उन्हीं खेतों में किसान बोते हैं जहां पानी नहीं जाता। इनका नारा होना चाहिए था पुष्पराजगढ़ विधायक, कांग्रेस विधायक का, कि हर खेत में पानी पहुंचाएंगे, फुंदेलाल को जिताएंगे। वास्तविकता जो वहां पे है, आज भी सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल है और वहां की पैदावार सबसे कम है। उसका मेन कारण यही है कि वहां के हर खेत में पानी नहीं पहुंच पाता, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। और इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात होगी कि उस क्षेत्र की जनता को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता। अभी कुछ दिन पहले पुष्पराजगढ़ के विधायक ने यह कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता नरवा की पानी पीती है। अरे आप केवल मीडिया के सामने बोलने से काम नहीं चलेगा। आपने 10 साल के अंतर्गत ये तो बताइए कि आप पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किन आदिवासी बस्तियों में अपने कोटे से हैंडपंप लगवाया है आपने, किन आदिवासी बस्तियों में कुआं बनवाया है आपने, जहां नरवा का पानी पिया जाता है वहां आपने क्या किया। केवल आप मीडिया के सामने ये कह देते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता नरवा की पानी पीती है, तो इसका मतलब है कि आप अपने कर्तव्य से विमुख हैं। आप आपको इस चीज का उल्लेख आप नहीं कर सकते कि मैंने इन 10 सालों में क्या किया। होना यह चाहिए था कि विधायक जी बताते कि इस गांव की जनता, इस बस्तियों की जनता नरवा की पानी पीती थी, यहां मैंने हैंडपंप लगवाया, यहां पर मैंने शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया। तब तो यह माना जाता कि हाँ, ये विधायक अपने जनता के प्रति जागरूक हैं। इसी तरह से आप उसी क्षेत्र को ले लीजिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके पहले भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार में हीरा सिंह श्याम जनपद पंचायत अध्यक्ष थे, तो उनका भी कर्तव्य बनता था, वो भी बहुत सारी समस्याओं को गिना रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यही है इस क्षेत्र की जनता का, तो मैं तो इस क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य कहूंगा कि केवल चुनाव के समय ही जनप्रतिनिधियों को ये बात याद आती है कि हमारे क्षेत्र में कौन सी समस्या है, और जैसे चुनाव खत्म होगा, ये जैसे जीत के भोपाल पहुंचेंगे, तो न तो इन्हें कोदो याद रहेगा, न इन्हें कुटकी याद रहेगा। फिर वहां जाके ये वो जिंदगी जीते हैं। जब यहां आएंगे, आदिवासी समाज के बीच में जाएंगे, और इनके भोपाल के रहन सहन को देख लीजिए। अनूपपुर के जनप्रतिनिधियों को भोपाल में जब ये रहते हैं और जब ये अनूपपुर आते हैं, तब के रहन सहन को देख लीजिए, और यहाँ की जनता आकलन कर ले तो बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जनता के भी समझ में आ जाएगा कि हमारा जनप्रतिनिधि क्या करता है। एक कहीं ना कहीं पर जो है तो सबसे बड़ी विडंबना है अनूपपुर ज़िले के लिए, जहाँ पर मुझे लगता है सवाल खड़ा करना चाहिए। क्या है, देखिए आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, एक अच्छा खासा नाम होता है आप लोगों का, तो जो किसान है, चाहे सब्जी की खेती करता हो या अनाज का उत्पादन करता हो, तो आज इनके लिए किसी तरह कोई व्यवस्थाएं नहीं होती। तो इन जनप्रतिनिधियों के लिए क्या नैतिकता बनती थी यहाँ पर? देखिए क्या है कि देखिए जैसे पूरे जिले में सब्जी की खेती पुष्पराजगढ़ विधानसभा में होती है और अनूपपुर विधानसभा में भी होती है, कोतमा में भी होती है। सब्जी की खेती वहीं होती है जहाँ पे संपन्न किसान हैं, उन्होंने अपने खेतों में बोर करा के सब्जी की खेती कर रहे हैं, लेकिन वो सब्जी की खेती की मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है। यहीं के किसान, मुझे वो भी सब्जी की खेती की ही बात मैं आपको बता रहा हूं, मुझे वो दौर याद है जब कोरोना काल के बाद पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में वर्तमान भाजपा प्रत्याशी हीरालाल के बगल के पूरे बेल्ट में लालपुर से लेके बसही अचलपुर तक टमाटर की खेती बहुत जबरदस्त होती है। ये भी तय है, मतलब ये मैं आपको एक वैज्ञानिक रिसर्च की बात कर रहा हूं कि पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में जो इस बेल्ट में लालपुर से लेके अचलपुर तक के बेल्ट में जो टमाटर पाया जाता है, ये हिंदुस्तान में एक विशेष क्वालिटी का टमाटर होता है। इसे
इस टमाटर को 1 हफ्ते भी रख दीजिए तो खराब नहीं होता है। इसकी सॉस बनाई जाती है, बहुत सारे चिप्स बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ के किसानों को ये टमाटर औने पौने दामों में व्यापारियों के हाथ भेजा जाता है। वो व्यापारी कहीं बिलासपुर से आते हैं तो कहीं पेंड्रा से आते हैं, क्योंकि किसानों की मजबूरी है। किसान मजबूर इसलिए हो जाता है कि उसके पास न तो संसाधन है और न तो मार्केट की जानकारी है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इसकी व्यवस्था करानी चाहिए थी। अगर यहाँ के टमाटर उद्योग को, टमाटर की खेती को उद्योग में बदल दिया जाए और यहीं का टमाटर, पुष्पराजगढ़ क्षेत्र से निकले हुए टमाटर से आप अभी चले जाइए, 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद टमाटर की खेत से टमाटर निकलने लगेगा और आप देखिएगा कम से कम रोजाना 100-150 गाड़ियाँ उस बेल्ट से, जिस बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से निकल के बिलासपुर की मंडी में जाता है और यहाँ का किसान कभी 5 रुपये और कभी 20 रुपये कैरेट टमाटर बेचता है और वो व्यापारी वहाँ ले जाके उसी टमाटर को 300, 400, 500 रुपये कैरेट बेचते हैं। तो जनप्रतिनिधियों को तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। और न तो यहाँ पे अब जैसे आप अनूपपुर की बात कर लीजिए, अनूपपुर में ये जो जटहरी का पूरा बेल्ट है, राठौर और पटेलों से भरा हुआ, इस बेल्ट में भी खेती होती है। यहाँ के भी किसान सुबह सुबह खुद जो है अपने साधन से अनूपपुर की सब्जी मंडी में लेके आते हैं। सरकार द्वारा किसी चीज को प्रोत्साहन नहीं मिलता, न तो खेती को प्रोत्साहन मिल रहा है, न सब्जी की खेती को, और न तो किसानों को ही प्रोत्साहित किया जाता है। सुविधा नहीं है, संसाधन नहीं है, जिसके कारण यहाँ का किसान यहीं रह जाता है। आज आप जबलपुर बेल्ट में चले जाइए, बहुत दूर मत जाइए आप। जबलपुर का किसान 1 एकड़ में जितना कमाता है, अनूपपुर का किसान 5 एकड़ में भी नहीं कमा सकता। उसका कारण यही है कि अनूपपुर के जनप्रतिनिधि किसानों की समस्याओं के प्रति अनजान बनकर उनके खेतों तक वो साधन और सुविधा नहीं उपलब्ध करा पाते कि किसानों की आय बढ़ सके। ये जागरूकता का अभाव है, या ये कहा जाए कि करना ही नहीं चाहते। हाँ, करना नहीं चाहते, करना भी नहीं चाहते और उनकी सोच भी नहीं है। अब मैं तो आपको सोच बता दिया ना, एक जनप्रतिनिधि की सोच क्या है। 21वीं सदी चल रहा है और अपने क्षेत्र की जनता को 16वीं सदी का नारा लगा रहा है, कोदो कुटकी खाएंगे। कोदो कुटकी खाने का मतलब तो यही है ना, आपके कहने का मतलब यही है। अरे आप तो 16वीं सदी में जी के दिखा दीजिए, फिर अपने समर्थकों को बोलिए कि जनता को 16वीं सदी में लाएं। आप एसी बंगले में रहते हैं, आपके पास पेट्रोल पंप है, आपके पास सुख साधन की सारी चीजें मौजूद हैं। आप कोदो कुटकी कितने दिन खाते हैं कि जनता को बोल रहे हैं? तो ये है। अब आप कोतमा आ जाइए, कोतमा में भी यही कहानी है। कोतमा के एक माननीय हैं जननायक, जिनको उनके ही पार्टी के लोगों ने नालायक तक बोला है, वो तो पूरी मीडिया जानती है, कहने की कोई बात ही नहीं है। ये वही हैं जो कि अपने जन्मदिन पे पटाखा बजाते हैं, बाद में बोलते हैं कि मैंने तो क्या बोलते हैं, दीपावली आ रही, टिकिया फोड़ा था। अरे आप एक जनप्रतिनिधि हैं, एक आप माननीय हैं, टिकिया कौन फोड़ता है? और टिकिया ही फोड़ने का शौक था तो आप चुनाव न लड़ते। आपने तो उस पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। ये हंसी के पात्र की बात है कि अपने जन्मदिन पर टिकिया फोड़ने का ढोंग रचते हैं। आपके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, उसके बाद भी आप दिखावा करते हैं, गोली चलाते हैं, गोली चलाने के बाद बोलते हैं कि मैंने टिकिया फोड़ा था। जिस ढंग से उन्होंने रिवॉल्वर की लाइसेंस के बाद टिकिया फोड़ने का ड्रामा रचा, ये बोला कि मैं टिकिया फोड़ता हूं, अगर आप इसी चीज को देख लीजिए तो उनका व्यक्तित्व और चरित्र दोनों इसी एक चीज से आप परिभाषित कर सकते हैं। अब
विकास नहीं हुआ। विकास इसलिए नहीं हुआ कि वो करना ही नहीं चाहते हैं। उनके पास जिस ढंग से उनके पास रिवॉल्वर थी और उन्होंने गोली चलाने के बाद टिकिया की बात कही, उसी ढंग से उनके पास जो फंड था वो कहां गया? उस फंड को भी इन्होंने कहा, अगर कोई बात होगी तो उन्होंने कहा गया अरे मैंने तो नकली नोट बांटी थी, मैंने तो कोई विकास ही कार्य नहीं किया, क्योंकि मैं तो खेलता रहता हूं, बचपना है मेरे अंदर। तो ये माननीय जी हैं, अब क्या कहा जाए यहाँ के। दूसरे आपके भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनकी कहानी देख लीजिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या बोलती है उनके बारे में। तो ये जो चूंकि कोतमा विधानसभा की अगर हम बात करें तो मुझे हंसी भी आती है। मैं अभी लगातार करीब 3-4 दिन से कोतमा विधानसभा में घूम रहा था। कोतमा विधानसभा में जो आदमी या जो मतदाता 70 साल पहले आया यहां पे, वो भी आया हुआ है। कोई 5 साल पहले आए हुए व्यक्ति को बोलती है कि अरे ये तो बाहरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कोतमा की जनता से कहना चाहता हूं कि आप हमें एक चीज तो बता दीजिए कि जब से आपकी सीट सामान्य हुई है, कौन से आपने स्थानीय व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बना दिया? दिलीप जायसवाल भी कोतमा के नहीं, उनके पिताजी आए थे। सुनील सराफ भी कोतमा के नहीं, मनोज अग्रवाल भी कोतमा के नहीं। ऐसे में आपका यह बताना कि अरे वो तो बाहरी है, वो तो बाहरी है, तो आप यहाँ के कहाँ हैं? और यही जो कोतमा विधानसभा के लोग आज जिनकी रोजी रोटी चल रही है, आज वो सड़क पे घूमते हैं और अपनी बाइकों में घूम के जिन लोगों को बाहरी बोलते हैं, उन्हीं के दम पे उनकी पूरी शानो शौकत है। अगर बाहर से 5-6 हजार मजदूर और नौकरी करने वाले लोग कोतमा विधानसभा में आके न रहते तो आज कोतमा विधानसभा भी पुष्पराजगढ़ जैसी ही विधानसभा रहती। अब मैं थोड़ी सी बात दिलीप जायसवाल की भी करूंगा। दिलीप जायसवाल 2008 के पहले बिजली नगर पालिका में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं शुद्ध पीने के पानी को लेकर। कहते हैं कि जनता में शुद्ध पीने का पानी नहीं है, और वही एक आंदोलन उनकी पत्नी को नगर पालिका अध्यक्ष बना देता है। उसके बाद उनका राजनीतिक ग्राफ बढ़ता है, लोगों को लगता है कि नहीं ये कुछ करेंगे, और 2008 के चुनाव में किसी भी तरह से भाजपा उनको प्रत्याशी बना देती है। वह विधायक बनने के बाद उसी काले पानी को भूल गए। वह जब से विधायक बने तब से आज तक उन्हें तो याद भी नहीं होगा कि मैंने कभी बिजली को जनता से इस बात का वादा किया था कि मैं आपको शुद्ध पानी पीने को दूंगा। तो ये तो विडंबना है। हम तो यही कहेंगे कि इस अनूपपुर जिले की जनता का दुर्भाग्य है कि अभी भी उन्हें कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो कि जनता के हितों को, जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पे आंदोलन किया हो, या जनता के मुद्दों की आवाज विधानसभा में उठाई हो। यहाँ के विधायकों का आप अगर विधानसभा में क्वेश्चन देखेंगे तो अनूपपुर की जनता से सरोकार नहीं रहता, उनके व्यक्तिगत सरोकार से मतलब रहता है। अभी एक ताजी घटना हुई थी जिसमें पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल बहुत ही चर्चित हुए थे। सीधी की एक घटना थी, आदिवासी समाज के एक युवक पर ब्राह्मण समाज के एक युवक ने पेशाब कर दिया। हमारे पुष्पराजगढ़ के माननीय विधायक जी आदिवासी टोपी, कथरी, कंबल पहन के प्लास्टिक सर पे रख के विधानसभा के सामने खड़े हो गए। पत्रकारों ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है। लेकिन वही फुंदेलाल जी अपने ही विधानसभा के एक आदिवासी महिला सरपंच के पक्ष में खड़े नहीं दिखाई दिए जब अनूपपुर के
जिला पंचायत के अधिकारी ने कहा था और कहा था कि तुमको जूतों से मारूंगा, उस समय नहीं बोल पाए क्योंकि यह उनके विधानसभा की बात थी। सीधी के आदिवासी के ऊपर अत्याचार होता है तो अनूपपुर विधायक को डर सताने लगता है कि कोई मेरे ऊपर भी पेशाब कर देगा। ये राजनीतिक स्टंट है इन लोगों का। लेकिन जब उन्हीं के विधानसभा की किसी महिला जनप्रतिनिधि के साथ कोई अधिकारी बदतमीजी करता है तो वो भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता, न तो उसके घर जाते हैं, न उसके विषय में कोई बयान देते हैं, न मीडिया के सामने आते हैं, क्योंकि वो अधिकारी है। वो अधिकारी है जिसने ऐसा किया था, वो अधिकारी है। और वहां का क्या था, वो ब्राह्मण युवक था। तो ये मानसिकता है यहाँ की कि क्षेत्र की समस्या को छोड़ो, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बन के आगे बढ़ते हैं, राजनीति में एक चीज और कही जाती है, राजनीति का मूल सिद्धांत जिस चीज पे टिका है कि जिस सीढ़ी से चढ़कर हम ऊपर तक पहुंचे, उस सीढ़ी के सारे डंडे को तोड़ते हुए ऊपर आए। इसका अगर आप देखेंगे तो राजनीति में इसका परिभाषा है कि ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि फिर उसी सीढ़ी के डंडे पे चढ़ के कोई मेरे समकक्ष न खड़ा हो जाए। और ये फार्मूला वर्तमान में अनूपपुर के तीनों विधानसभा के जनप्रतिनिधियों पे लागू होती है। ये खुद तो पहुंच गए, लेकिन अपने किसी भी साथी को, अपने किसी भी समर्थक को, अपने पार्टी के किसी भी नेता को वो रास्ता नहीं दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी चढ़ के मेरे पीछे ना आ जाए। और ये सबसे बड़ी जो मानसिकता है यहाँ के नेताओं की, ये बहुत ही खराब है। इसकी तो मैं ये कहूँ कि यहाँ की जनता कभी इस बात को समझेगी, यहाँ के छुड़भैये नेता जो दरी बिछाने का काम करते हैं कब समझेंगे। दुर्भाग्य देखिए, जिला पंचायत का चुनाव आता है, जिला पंचायत अध्यक्ष पद सामान्य था, लेकिन आदिवासी समाज की राजनीति करने वालों ने इस ढंग से, चाहे वो भाजपा में बैठे लोग हों चाहे कांग्रेस में बैठे लोग हों, उन्होंने इस ढंग से चुनावी व्यूह या अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा कि कोई भी सामान्य समाज का व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष न बनने पाए। विधानसभा चुनाव में इस जिले में केवल कोतमा या कहा जाए कि इस पूरे शहडोल संभाग में एकमात्र सामान्य सीट कोतमा ही है जहां पे सवर्ण समाज के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन न तो भाजपा ने ही और न कांग्रेस ने ही किसी भी स्वर्ण समाज के लोगों पे विश्वास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में तो ब्राह्मण नेताओं की लंबी लंबी कतार लगी थी। कोई कह रहा था कि मेरी यहाँ से बात हो गई है, मैं सर्वे में आ गया हूँ, मैं टिकट पा रहा हूँ। कोई अपने टिकट के लिए भोपाल डटा रहा, कोई अपने टिकट के लिए दिल्ली में डटा रहा। लेकिन क्या हुआ, यह समाज भी, ये नेताओं को भी चाहिए। लेकिन फिर जैसे टिकट की घोषणा हुई, फिर जिंदाबाद, फिर जिंदाबाद, फिर दरी बिछने लगी। अरे अपने अस्तित्व को पहचानिए। कहा जाता है कि माँ भी उस समय तक बच्चों को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। तो आप हैं, आप टिकट, हाँ, आप जब अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे, ऊपर बैठे नेताओं को जब इस बात का पता ही नहीं चलेगा, यह एहसास ही नहीं होगा कि कोतमा में मुझे किसी ब्राह्मण को, किसी ठाकुर को, किसी बनिया को विधायक बनाना है, सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को टिकट देना है, यह एहसास तब होगा जब इस वर्ग के लोग अपनी ताकत दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राम भैया जी। और यहाँ पर से इस चर्चा को विराम देते हैं, क्योंकि आज हमने काफ़ी समय जो है तो यहाँ पर ले लिया है। और जो तीनों विधानसभा का जो समीकरण है, खासतौर पर चुनाव को लेकर के, और दूसरी तरफ जहाँ रिपोर्ट कार्ड की बात है, तो रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर वाकई में कोई नहीं रखना चाहता, क्योंकि अगर ये अपने काम बताएंगे तो इनका चुनाव कौन देखेगा और कौन झंडे इनका उठाएगा।
तो चलिए ऐसी कुछ खास चर्चाओं के साथ जो है तो अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।